बैक टू माय चैनल द जर्नी ऑफ एंजेलो। जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको समझ में ही आया होगा कि हम इस वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो मैं और जयंत आपको बताने वाले हैं कि हम अपनी वियतनाम ट्रिप हमने कैसे प्लान की थी, जो कि सेल्फ प्लान थी। ये वीडियो आपको 5 पॉइंट्स में मिलेगा, जिसमें आपको मेजर जो इन्फॉर्मेशन है आपकी ट्रिप प्लान करने के लिए वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि ये 5 पॉइंट्स हैं। आप वियतनाम क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कहाँ पे रहना चाहिए और कौन सी जगह विजिट करना चाहिए, आपका बजट क्या रहना चाहिए, ये 5 पॉइंट्स में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी वियतनाम ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज वाई वियतनाम। वियतनाम क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वियतनाम इज़ अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, पीस, नेचर एंड ये आपके लिए एक हॉलीडे का अच्छा पैकेज मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट है हाउ टू रीच वियतनाम। तो वियतनाम ऑब्वियसली आप फ्लाइट से ही जाएंगे, तो इंडिया के सभी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है वियतनाम के लिए। वियतनाम में जैसे कि हनोई, होचिमिन, दानंग ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ यहाँ से आप वहाँ तक का डायरेक्ट टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि आप 2 लोगों के लिए अराउंड कॉस्ट आपको 20,000 से 22,000 तक का। और अगर आप 3 महीने पहले से बुक करते हैं तो और भी 1-2 हज़ार वो आपको सस्ता पड़ेगा। अब आप एक कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी एयरलाइन होगी। तो वियतनाम के लिए 2 एयरलाइन अवेलेबल है। वैसे तो इंडियन एयरलाइंस काफ़ी महंगी होती है, तो आप ये 2 एयरलाइन प्रेफर कर सकते हैं, लाइक वेटजेट और बम्बो एयरलाइन। वेटजेट एयरलाइन और बम्बो एयरलाइन का आपको जो इन्फॉर्मेशन रहेगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब आता है सवाल कि हम जैसे एयरलाइन हो गया, हम वहाँ टिकट बुक कर ले, लेकिन वहाँ एंट्री होने के लिए आपको लगेगा वीज़ा। तो हाउ टू प्रोसेस वीज़ा। एक वीज़ा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, तो आप कैसे प्रिपेयर करें हम बताएंगे। एक सिंपल इसको वियतनाम गवर्नमेंट ने एक सिंपल प्रोसेस कर दिया वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। तो सबसे पहले वीज़ा होता है, जैसे अराइवल वीज़ा होता है, ऑनलाइन वीज़ा होता है। वीज़ा काफ़ी दिन पहले, कितने दिन पहले ये करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए। तो जो वियतनाम के लिए वीज़ा है वो ऑनलाइन वीज़ा अवेलेबल है, जो कि आपको जो जाने की तारीख है उसके 10 या 12 दिन पहले आप अप्लाई कीजिएगा तो 10 दिन में आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लक्ष्मी आपको वीज़ा का जो लिंक होता है, वीज़ा की जो साइट होती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगी। अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, लाइक नाम, आप कब से कब तक वहाँ रहने वाले हो, आपका पासपोर्ट नंबर वहाँ रहेगा, और 1-2 फोटोज ऐड करने पड़ेंगे, लाइक खुद का फोटो और पासपोर्ट फोटो, और वो आप सेंड कीजिएगा डायरेक्ट फॉर्म। और जो फीस का अमाउंट है वो काफ़ी कम है, पर पर्सन 2005 रुपीज़। तो 5,000 में आप 2 लोगों का वीज़ा प्रोसेसिंग फी हो जाता है। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कि हमें वहाँ पे कौन सी सिटीज़ विजिट करनी चाहिए। तो वियतनाम में सबसे जो मेजर सिटीज़ है, जो विजिटेबल प्लेसेस है, जो कि है फर्स्ट इज हालोंग बे, हनोई, दानांग, होई आन, हुई, सापा एंड होचिमिन सिटी। इसमें से आप अपनी जो बेस्ट सुटेबल सिटीज़ है साउथ और नॉर्थ वियतनाम में, उस हिसाब से आप वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने चूज़ की थी हनोई, दानांग, उसके बाद है हालोंग बे एंड होई आन एंड हुई, जो कि हमारी चॉइस थी, जो हमने उस हिसाब से अपना जो पैकेज था वो बुक किया था। देन सेकेंड इज वेयर टू स्टे। जो आपको, जैसे कि आप जिस सिटी में पहुंच रहे हैं उसके बाद आप वहाँ पे, जैसे हम हनोई में पहुंचे थे तो हमने हनोई में एक स्टे किया था, आप दानंग में भी एक स्टे कर सकते हैं, और होई आन इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टे। तो आप ये 3 सिटी में हमका स्टे करना चाहिए, क्योंकि जो हालोंग बे है और होचिमिन निंगी है, ये जो प्लेसेस है ये हनोई से लिमिटेड डिस्टेंस पे है, जो कि इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। सो आप हनोई में ओल्ड क्वार्टर में आप जो अपना होटल है वो बुक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अराउंड 500 से 1000 तक या 1500 तक, जो मीडियम रेंज है उसमें आ सकती है। अगर आपको एक्सपेंसिव स्टे करना है तो आप इससे भी मतलब बड़े बजट के होटल्स में आप स्टे कर सकते हैं। बट अगर आप एक सिंगल पर्सन आप जा रहे हैं और बजटेड आप ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आपको इजीली वहाँ पे स्टे का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हमने स्टे किया था होई आन में, जो कि बहुत सुंदर सिटी है, एंशियंट सिटी है, जैसे कि आपको पता है लैंटन सिटी है। वहाँ पे हमने एक फार्म हाउस जैसा जो था विला वो बुक किया था।
जो कि हमें सेम रेंज में पड़ा अबाउट 1500 रुपीज़ पर नाइट, एंड जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और बाकी एमिनिटीज़ भी थी जैसे कि स्विमिंग पूल एंड अदर फैसिलिटीज़ जो थी वो भी थी। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट होटल के डिटेल्स मैं अपने ब्लॉग्स में भी देने वाली हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाली हूँ। उसके बाद हमने स्टे किया था दानंग में, जो कि है मायके बीच के पास हमने होटल बुक किया था। और मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि मायके बीच के पास ही होटल करना चाहिए, बिकॉज जो प्लेस है, मेन प्लेस है वहाँ का, जो बीच एरिया है, जो पार्टी और नाइट प्लेस जो है वो वही है। सो आप इजीली जाना आना कर सकते हैं वहाँ से। तो मायके बीच के पास आपको बहुत सारी होटल्स मिलेगी, वो भी आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार तक ऑलमोस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पे हमने 2 दिन स्टे किया था क्योंकि हमें बाना हिल्स भी विज़िट करना था और 1 दिन सिटी विज़िट करना था। तो वो भी हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज में और लिमिटेड टाइम पीरियड में वो हो गया था। सो ये रहा स्टेइंग ऑप्शंस। देन ये रहा स्टेइंग ऑप्शन, बट स्टे के साथ अभी आपका सबसे बड़ा सवाल है फूड का। yes. तो आप घबराइए मत, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब जो वियतनाम है आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं वियतनाम में कहीं पे भी। तो जो फूड के बारे में बता देता हूँ मैं। फूड वेजिटेरियन अवेलेबल है सभी जगह, जैसे कि हनोई, दानांग, हुइयान, बाना हिल्स, ये सभी जगह वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड अवेलेबल थे। इवन क्रूज में भी आप स्टे करते हैं तो वेजिटेरियन के लिए काफ़ी सारे फूड अवेलेबल है। yes. आपको मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मतलब वहाँ पे नियर बाय प्लेसेस में बहुत सारे इंडियंस रेस्टोरेंट भी है। जैसे हनोई में अगर हम रुके थे तो वहाँ पे हमने ओल्ड क्वार्टर में हमें लगभग 5 से 6 इंडियन रेस्टोरेंट वहीं पे मिल गए। सो आप वहाँ पे बिना डरे जा सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट हम खास मिलेंगे। दानंग में भी आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे। हम जो 2-3 नाम हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ का फूड टेस्ट कर सकते हैं। बट हमारा ये सजेशन रहेगा अभी आप अगर वियतनाम जा रहे हैं तो उनका भी फूड थोड़ा टेस्ट करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि काफ़ी सारे सवाल होते हैं लोगों के कि अभी हम कोई नए कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे लाइक बसेस है क्या, टैक्सी अवेलेबल है क्या, इंडिया में जैसे ओला है, उबेर है, वो अवेलेबल है क्या, ट्रेन फैसिलिटी उनका कैसा है, रिक्शा, छोटी से छोटी चीज़ें जैसे इंडिया में तो हमें काफ़ी अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, वैसे भी वहाँ पे है क्या। तो यस, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। जैसे ओला और उबेर है, वहाँ पे ग्रैब करके टैक्सी सर्विसेज है, तो आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वो ओला उबर जैसे ही काम करता है। जैसे आप मैं बोलूँ 20 या 25 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 1000 रुपये लगते हैं, 1000 या 1200 रुपये लगते हैं। तो ये अच्छा सिस्टम है वहाँ पे। इवन आप इंडिया से भी आप टैक्सी फैसिलिटी वो भी बुक करके रख सकते हैं ऑनलाइन, वो भी हम लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। उनका जो प्रोसेस है, उनका जो सिस्टम है, उनकी जो साइट्स है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल देंगे। तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी वहाँ इजी है और आप जैसे ही बुक करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में अवेलेबल हो जाती है टैक्सी। और जैसे आपको बजटेड ऑप्शंस चाहिए, मतलब टैक्सी ऑलमोस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट अगर आपको बजटेड चाहिए तो वहाँ पे आपको इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस भी अवेलेबल है। जैसे अगर आप हनोई में जा रहे हैं तो 86 नंबर की जो बस है वो एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट सिटी में छोड़ देगी और वहाँ से आपको जो उनके हैंड रिक्शाज है वो भी अवेलेबल है। उसके बाद आप सिटी बसेस है वो भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप किसी को भी पूछ के वो आप अवेलेबिलिटी देख सकते हैं और जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर बात ही कर रहे हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन है क्लूक करके, जो कि ये हमारा पूरे ट्रिप का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है, बिकॉज हमारी जो भी ट्रिप्स थी वो हमने क्लूक से मैनेज की थी कम्प्लीटली। जहाँ पे हमारा जो पिकअप पॉइंट था और वहाँ पे जो पॉइंट्स है वो घुमा के फिर से अपने होटल्स पे छोड़ देने का वो कम्प्लीटली हमने क्लूक से ही मैनेज किया था। तो हमारी जो पूरी ट्रिप थी वो हमने क्लूक से मैनेज। सबसे लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें बजट कितना लगा। हमारा ओवरऑल जो बजट था वो 1.5 तक गया है। मैं आपको बताऊंगी ब्रेकअप इस तरीके से
बजट, आपको- यस यस यस, इंटरप्ट करूंगा मैं लक्ष्मी को। बजट, बट आप कितने दिन के लिए जाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बजट। तो हमारा जो टूर था वो 6 डेज का था, तो अराउंड 6 डेज के लिए 1.5 लाख लगा। तो वो कैसे लगा, कहाँ कितना खर्चा हुआ, वो लक्ष्मी आपको डिटेल्स में बताएगी। अगर कुछ छूट जाता है तो मैं उसमें ऐड करूंगा। सो फर्स्ट इज हमारा इंटरनल ट्रांसपोर्ट। जैसे हम यहाँ से एयरपोर्ट के लिए गए जो लोकल इंडिया में था, उसका हमारा ऑलमोस्ट 2000 तक खर्चा आया। और हमारा वहाँ पे रीच होने के बाद जो हमारी एयर टिकट्स थी, वो एयर टिकट्स हमारी ऑलमोस्ट 64,000 की आई थी। बिकॉज हमने प्रायरली बुक नहीं किया था, 1 मंथ पहले बुक किया था, उस वजह से हमें थोड़ी टिकट एक्सपेंसिव पड़ी। जो दोनों की 2 वे टिकट्स थी वो, उसमें जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट, इंटरनल जो हमने फ़्लाइट बुक की थी हनोई से लेके हुई के लिए, वो भी इंक्लूडिंग है। तो टोटल हमारी जो फ्लाइट्स थे वो 64,000 की हुई थी। यस, 64,000। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा फर्स्ट जो था वो सिम का था सर्च। तो सिम जो थी वो हमने एयरपोर्ट से न लेते हुए सिटी से ली थी, जो कि हमें 700 रुपये में आ गई। और वो आपको 1 GB डाटा देगा फॉर द डे, जो कि महीना फुल मंथ के लिए आपको वो मिलेगा। उसके बाद हमारा सेकंड था कि हम स्टे जहाँ पे किया था, तो हमारा टोटल जो कॉस्टिंग था होटल्स का, जो कि हमारा 7 to 8,000 में आ चुका था। देन फूड पे हमने जो कॉस्ट किया वो है ऑलमोस्ट 3,000 to 4,000, जिसमें आपका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स में आपका लंच ब्रेकफास्ट, यस, जैसा कि के मतलब ट्रिप्स जो थी वो प्लान की थी। तो हमारा ग्रुप का जो 3 दिन का ट्रिप का जो प्लान आया था, जो 3 दिन हमने मतलब प्लान किए थे, उसका हमारा 34,000 क्लूब का आया था। फिर उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा कुछ शॉपिंग की ये वो किया, तो उसका ऑलमोस्ट हमें 7 to 8,000 रुपीज़ खर्चा आया था। फिर इंटरनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो जयंत ने बताया, उसके इंटरनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमको थोड़ा ऑलमोस्ट मुझे लगता है 4 से 5,000 रुपये खर्चा आया था। क्योंकि हमने दनांग में बाइक हायर किया था और उसका रिफिल, पेट्रोल एंड उसका रेंट जो था वो ऑलमोस्ट हमें 1,000-1,200 में आ गया था। तो ये हुआ हमारा इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। उसके सिवाय हमने एक्स्ट्रा कुछ 10,000 पकड़े थे, मीन्स जो अपना मिसलेनियस खर्चा रहता है उसके लिए। तो ये अगर आप टैली करते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपका 1.5 के आसपास आ जाएगा। सो आपकी जो ये वियतनाम ट्रिप है वो 1.5 में आप प्लान कर सकते हैं। 6 से 7 दिन प्लान, 6 to 7 डेज। ओके। देन अभी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप इसमें पैसे कहाँ बचा सकते हैं। जैसे कि हमने एक लग्जरियस ट्रिप के बारे में आपको ये बताया, जो एक नॉर्मल मीडियम प्लस लग्जरियस ट्रिप दोनों मिलके हैं। तो इसमें अगर आपको हलॉन्ग में स्टे नहीं करना है तो वहाँ पे आपके पैसे बच सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि हलॉन्ग बे में रहना ही चाहिए। बट जो भी क्रूज का प्राइस है, जो पर पर्सन 8,000 है, 10,000 और 12,000 है, तो एज पर वो 8,000 भी रख सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो बुकिंग्स रहती है वो आपकी 7,000 से स्टार्ट होती है टिल योर, आपको जिस तरीके से चाहिए रहेगा उस तरीके से आपको उस बजट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे भी थोड़ा पैसा बचा सकते हैं अगर आपको चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आप जो किट्स है वो भी आप उसमें भी बचा सकते हैं। जैसे कि आप पहले ही बुक कर दीजिए तो आपको वो जो कॉस्ट रहेगा वो कम में आएगा। और आप विजेट साइट से ही बुक कीजिए ताकि आपको कम पैसे में आपको बुकिंग हो जाए, तो वहाँ पे भी आप पैसे बचा सकते हैं। दूसरा है छोटा सा, बट कुछ 1-2 पॉइंट छूटे। लाइक मैंने बताया, जैसे हम लोग एयरपोर्ट उतरते हैं, वहाँ के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते हैं वियतनाम, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सिम कार्ड कहाँ मिलेगा। तो सिम, और फिर करेंसी ट्रांसफ़र के बारे में हमने इस वीडियो में ज़्यादा बताया नहीं। तो वहाँ पे करेंसी जो है वियतनाम डोंग है, जो इंडियन करेंसी काफ़ी ज़्यादा उसके कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ी है। तो आप जैसे इंडिया से आप डॉलर लेके जा सकते हैं। हाँ, डॉलर वहाँ पे इंडियन रुपीस कन्वर्ट करने का थोड़ा प्रॉब्लम ही है, तो आप यहाँ से डॉलर्स में भी कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं। अदरवाइज आप एयरपोर्ट पे भी वो चेंज करवा सकते हैं। बट एयरपोर्ट पे मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको रेट जो है वो एज कम्पेयर टू सिटी नहीं मिलेगा। तो हमारा सजेशन ये है कि आप सिटी से कन्वर्ट करिए आपकी करेंसी। ओके, हाँ। तो उसमें और एक पॉइंट है कि जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ से आप टैक्सी करिएगा या बस करिएगा तो आपको वियतनाम डोंग देने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ से डॉलर लिए थे,
हमने कुछ 50 से 60 हज़ार के डॉलर 50-60 हज़ार रुपीस को कन्वर्ट किया था डॉलर में, वो हम डॉलर लेके गए थे। तो एयरपोर्ट में हमने $50 को ही कन्वर्ट किया था वियतनाम डोंग में, ताकि हम लोग एयरपोर्ट टू होटल या क्रूज तक जाना, कहीं पे भी जाना है वहाँ से तो वो दे सके। दूसरा चीज़, हमने वहाँ पे सिम खरीदा नहीं, क्योंकि आपको जैसे ही टैक्सी बुक करना है तो आपको नेट जो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एयरपोर्ट का जो वाईफाई फैसिलिटी है वो यूज़ कर सकते हैं। और आप जैसे अपने प्लेसेस पे होटल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ नियर बाय प्लेसेस में आप सिम खरीद सकते हैं। इवन सभी आप जिस होटल में जाते हैं वो सभी लोग सिम कार्ड रखते हैं। यस, हमने होटल से ही सिम कार्ड लिया था। तो ये सारी फैसिलिटीज काफ़ी अवेलेबल है। इवन एक पॉइंट और रह गया कि आप जैसे आप घूमने, जैसे आप यहाँ पे गोवा जाते हैं तो आप बाइक हायर करते हैं, वैसे भी वियतनाम में सभी सिटीज़ में घूम सकते हैं। तो वो एक अच्छी फैसिलिटी। इवन वहाँ पे इंटरनेशनल लाइसेंस की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप इंडियन लाइसेंस पे ही ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब या चला सकते हैं अपनी गाड़ी। यस, तो हमारा जो टूर प्लान था वो मैं आपको डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इस तरीके से आप अपना सेल्फ प्लान भी कर सकते हैं वियतनाम ट्रिप। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सेल्फ प्लान कीजिए, क्योंकि हमने जब एक एजेंट थ्रू करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें ऑलमोस्ट $1200 का कंप्लीट पैकेज बताया था, विच इज़ अराउंड 1.5 से 2 लाख। हाँ, मतलब एक्चुअली जैसा टोटल ये बता रहे लक्ष्मी बरोबर बता रही है, मतलब हमारा जो 1.5 का पैकेज होता है तो हम जो एजेंट से करवाते हैं तो अराउंड वो 2 लाख चला जाता है। सभी उसमें सब आ जाएगा, आपका शॉपिंग एंड ऑल सब। तो वो आप 50,000 सेव कर सकते हो। और इस वीडियो में हमने आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। अगर हमारे से कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे और आपको अदर इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।